Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear everyone, in our previous video we have discussed about the verb and its functions. Today we will study about types of verb. आज की इस वीडियो में हम verb की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने verb की तारीफ और साथ में वर्ब के काम के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब की हमारे पास ये किस्में हैं: एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, डायनामिक्स and stative verbs. So let's start with first kind of verb, and which is action verb. Action verbs show physical or mental actions in the sentence that a person, animal or things do. इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में भी स्टडी कर चुके हैं कि एक्शन वर्ब की क्या जॉब होती है। ठीक है, और वो वर्ड्स जो कि सेंटेंस में किसी भी जिस्मानी या दिमागी काम को ज़ाहिर करते हैं, तो उन तमाम अल्फाज को हम क्या बोलेंगे? हम उन तमाम वर्ड्स को एक्शन वर्ब बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, रन, ईट्स, रीडिंग, स्लीप, लाफ, राइटिंग, प्लेइंग, सिटिंग एंड मैनी मोर। Linking verbs, second kind of verb. These verbs the subject of a sentence with the subject complement. ये वो verb होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ के रखते हैं। सब्जेक्ट तो मैंने समझाया हुआ है ना, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में जुमले में बात की जाए। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स होते हैं कि जिसको जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ कर रखते हैं। इनका बस यही काम है, तो इस जोड़ने की वजह से हम इन वर्ड्स को लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। ठीक हो गया। आई थिंक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप में से बहुत सौ के लिए हो सकता है, बहुत सारे इसके बारे में जानते हैं और बहुत सारे जो है जानने के बावजूद अपनी नॉलेज को थोड़ा सा पॉलिश करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल ही बिगनर्स होंगे। तो एनी हाउ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ये वो लफ्ज़ होता है या लफ्ज़ों का ग्रुप होता है जो कि हमेशा सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ होता है। समझ आ रही है? ये वो वर्ड या फिर वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि सेंटेंस में हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ होते हैं। ठीक है, अब लिंकिंग वर्ब की कुछ एग्जांपल्स हैं, एंड दीज आर इज, आर, वाज, सीम्स, लुक्स, हैव, एक्सेट्रा। थर्ड काइंड, ऑक्सिलरी वर्ब्स, या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। These verbs assist the main verbs to give more information about actions or state of being. ये वो वर्ब्स होते हैं, ये वो अल्फाज होते हैं जो कि सेंटेंस में मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं कि वो किसी भी नाउन के काम या उसकी हालत के बारे में मज़ीद मालूमात दे सके। ठीक है, मेन वर्ब तो होंगे सेंटेंस में, बट ये उसको सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, इसीलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। अब ये किस किस्म की सपोर्ट करते हैं, ये आपको एक्शन की टाइम भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से आई एम डूइंग होमवर्क, ठीक है, तो अब अगर मैंने आपको ये बोला आई एम डूइंग होमवर्क या आई एम डूइंग होमवर्क, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कर दिया आई एम डूइंग होमवर्क, तो यहाँ पर डूइंग अगर मेन वर्ब है तो ये जो वर्ड एम है दिस इज़ हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ये मुझे एक्शन की टाइम बता रहा है मैं होमवर्क कर रही हूँ। एंड इफ़ आई से आई वॉज डूइंग होमवर्क, तो उस केस में जो है वो डूइंग तो मेन वर्ब रहेगा, लेकिन वॉज ने मेन वर्ब यानी डूइंग को सपोर्ट किया और उसकी
टाइमिंग हमें बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मज़ीद इंफॉर्मेशन देने के काबिल बनाता है मेन वर्ब को। इसके हमारे पास एग्जाम्पल हैं डू फॉर्म। ये याद रखिएगा, ऑक्सिलरी की ये एग्जाम्पल भी है और ऑक्सिलरी वर्ब की 3 बड़ी किस्में भी हैं ये। फर्स्ट वन इज डू फॉर्म, लाइक डू, डिड, डज। और इसकी सेकंड फैमिली है बी फॉर्म, इज, आर, एम, वॉज, वर, इनको मिलाकर बी फॉर्म बोला जाता है। और इसकी थर्ड कैटेगरी है हैव फॉर्म, हैज़, हैव, हैड। इस फैमिली को हम क्या बोलते हैं? हैव फॉर्म। इट्स हैव फॉर्म। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि मैंने इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड एटसेट्रा को जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल के तौर पे भी प्रेजेंट किया और सेम इन्हीं वर्ड्स को मैंने लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल के तौर पे भी प्रेजेंट किया। तो यहाँ पर जो है वर्ड्स सेम होंगे, इज, आर, एम, वॉज, वर, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ठीक हो गया। बट इनके फंक्शन के बेस पे हम जो है इनको नेम देंगे। अगर ये सेम ये सब वर्ड्स इज, आर, एम, हैज़, हैव, हैड ये वर्ड्स सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन करेंगे तो हम इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब का तो पता है ना आपको कि ये सेंटेंस में मेन वर्ब को असिस्ट करते हैं। और अगर सेम यही वर्ड्स सेंटेंस में सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, उसको जोड़ेंगे, तो फिर हम उन्हें लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। एक और क्लू भी है, लिंकिंग वर्ब जो है वो हमेशा नॉन एक्शन सेंटेंसेस में यूज होते हैं, ठीक है ना। नॉन एक्शन सेंटेंसेस नाम से जाहिर है इसमें किसी एक्शन के करने का कोई जिक्र नहीं होता, इसमें किसी स्टेट के बारे में बात की जाती है, हालत के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जबकि ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होते हैं ये एक्शन सेंटेंसेस में यूज होते हैं, एक्शन सेंटेंसेस जिसमें किसी काम के करने का बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एम को मैं लिंकिंग वर्ब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये आई एम हैप्पी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का रोल कर रहा है। आई सब्जेक्ट है एंड हैप्पी क्या है? हैप्पी है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास हैप्पी एडजेक्टिव आया है, दरअसल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की 2 बड़ी किस्में हैं, एडजेक्टिव या वो होते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर वो नाउन होते हैं, और ये हमेशा नॉन एक्शन सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है एंड हैप्पी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला है वर्ड एम। तो इसीलिए इसी वर्ड एम को मैं यहाँ इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब बोलूँगी। सेम यही वर्ड एम जो है वो इस सेंटेंस में आई एम ईटिंग एप्पल, इस सेंटेंस में जो है वो एम वर्ड ईटिंग वर्ब को असिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए इस सेंटेंस में मैं वर्ड एम को ऑक्सिलरी वर्ब बोलूँगी, ठीक है। एक और सेंटेंस भी है मेरे पास, आई वॉज सेड आई वॉज डूइंग होमवर्क। आई वॉज सेड यहाँ पर जो है वो was जो है लिंकिंग वर्ब है, while in this sentence I was doing homework, तो यहाँ सेम जो was जो वर्ब है इसको मैं ऑक्सिलरी वर्ब बोलूँगी। Regular versus irregular verbs. Regular verbs. These verbs follow a consistent ed pattern with changing tenses. अच्छा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब पर भी मैं इंशाल्लाह जो है वो डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, बट आप में से बेशतर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते होंगे कि वर्ब की जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर हम इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो फिर वर्ब की फॉर्म्स भी बदलती रहती हैं, ठीक है। तो ये वो वर्ब होंगे जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हमेशा सेम होती है और वो ईडी पर एंड करेगी। ईडी इज अ सफिक्स, ये सफिक्स है, ठीक है, जैसे आप उर्दू में लाह का बोलती हैं, ठीक है।
तो ये लाहका जो होते हैं या सफिक्स जो होते हैं, सफिक्स आर द ग्रुप्स ऑफ लेटर, ठीक है, जो कि आपको ख़ुद तो कोई मायने नहीं देते, बट अगर किसी वर्ड के साथ हम इन्हें एंड कर देंगे, जो है वो ऐड कर देंगे, तो फिर ये हमें जो है वो एक बाकायदा मीनिंग देते हैं। ठीक हो गया। जैसे प्ले, और सेकंड फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, प्लेट कर दिया, ठीक है, और थर्ड फॉर्म में भी हमने इसको प्लेट कर दिया, यानी कि वर्ड जो हमारे पास है प्ले, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ ईडी पर एंड कर रही है। तो ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो एक जैसी हो और वो ईडी पर एंड करें, तो ऐसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो होता है। अच्छा, टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड, सो टेस्ट जो है वो भी रेगुलर वर्ब है। ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब, ये रेगुलर वर्ब का ऑपोजिट है। These verbs do not follow a consistent ed pattern with changing tenses. ये वो वर्ब होते हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी पे एंड नहीं करती, वो इन अ डिफरेंट वे जो है वो अपनी जो फॉर्म है वो बनाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी, सॉ, सीन, सेकेंड फॉर्म में आप देखें तो सॉ आ रहा है एंड थर्ड फॉर्म में क्या आ रहा है, सीन आ रहा है। सो इट्स मीन के सी, सॉ, सीन तीनों में जाहिर है इर्रेगुलर वर्ब्स, ये रेगुलर वर्ब्स के ऑपोजिट हैं। These verbs do not follow a consistent ed pattern with changing tenses. ये वो वर्ब होते हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी पे एंड नहीं करती। ठीक है, वो इन अ डिफरेंट वे अपने फॉर्म्स जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, सॉ, सीन, सेकेंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। आप देख रहे हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म में बिल्कुल भी ईडी पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। इसी तरह ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल ही चेंज है। खट, 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 सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है लेकिन ईडी का रूल नहीं फॉलो हो रहा। एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, ईडी पैटर्न का फॉलो करना सेकेंड और थर्ड में ये ज़रूरी है। सो इसीलिए हम ऐसे वर्ब जिनकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है इनको भी हम इर्रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह सिट, सैट, सैट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो एक जैसी है, बट चूंकि ईडी का पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी पे एंड नहीं हो रही है, इसीलिए वी से इर्रेगुलर वर्ब्स, इनको भी हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ठीक हो गया। ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स, these verbs need a direct object to give complete meaning in the sentence. ये वो verbs होते हैं कि जिनको सेंटेंस में अपना पूरा सेंस देने के लिए, पूरी मीनिंग देने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट और जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो मिलकर जो है वो एक कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस नहीं बना सकता। ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का तो आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट जिसे हम उर्दू में मफऊल बोलते हैं। ऑब्जेक्ट वो नाउन जिस पर काम किया जाए। ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होते हैं कि जिनको सेंटेंस में ज़रूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की। ठीक है ना, और वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस में हम अक्सर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होंगे कि जो सेंटेंस में वर्ब के, मेन वर्ब के बाद यूज़ होते हैं। ठीक है ना। इफ़ आई से आई ईट मैंगो, अब यहाँ पर ये जो मैंगो है ये क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल मेन वर्ब के बाद यूज़ हुआ है और इन दोनों के दरमियान हमने कोई और वर्ड नहीं यूज़ किया है। ठीक हो गया ना। किसी भी दूसरे वर्ड के जो मुदाखलत है उसके बगैर ये दोनों वर्ड बिल्कुल कनेक्टेड सेंटेंस में यूज़ हुए हैं। आई ईट मैंगो, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। अब सेंटेंस में हम एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई ईट मैंगो
ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर जो है वो मैंगो खा रही हूँ। तो फ्लोर भी तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। वजह यह है कि वो वर्ब के बाद जो है वो नहीं यूज़ हुआ। वर्ब के बाद डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट यूज़ होगा उसे ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो मैंगो और फ्लोर दोनों ऑब्जेक्ट हैं, बट फ्लोर इज़ अ सेकेंड ऑब्जेक्ट वाइल मैंगो इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जाम्पल हैं ड्रिंक, ईट, मेक, गिव और इसके अलावा बहुत सारे। अब यहाँ पर ड्रिंक, इफ़ आई से आई ड्रिंक, मैं पीती हूँ। अगर मैं किसी को ये कहूँगी मैं पीती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं बनाती हूँ, मैं देती हूँ, अब व्हाट इज़ दिस? तो इसके लिए बाकायदा जो है वो सुनने वाले के माइंड में भी एक क्वेश्चन होता है, क्या, आप क्या खा रही हैं, ठीक हो गया, क्या पी रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वर्ड है ना, तो इनको सेंटेंस में ज़रूरत पड़ती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप इनकम्प्लीट जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट मीनिंग जो है वो पास करेंगे, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ये ट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑपोजिट है। These verbs do not need any object to give complete meaning in the sentence. ये वो वर्ब होते हैं कि जिन्हें सेंटेंस में अपना मुकम्मल मायने देने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। सुनने वाला बात समझ जाता है, सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब इक्वल टू कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। इन्हें ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया तो कोई बात नहीं, और अगर ना यूज़ किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल स्लीप, इफ़ आई से मैं सोती हूँ। अब ये बताना ज़रूरी नहीं है मैं बेड पर सो रही हूँ, मैं चटाई पर सो रही हूँ, जो है वेयर आई स्लीप। अब वहाँ पर कोई आपको ज़रूरत नहीं कि मैं कहाँ सो रही हूँ, ठीक हो गया। बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो भी कोई बात नहीं, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसी तरह फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, सबको पता है परिंदे हवा में उड़ते हैं। तो अगर आपने एयर की नॉलेज दी सेंटेंस में कि बर्ड्स फ्लाई इन द एयर तो भी ठीक है, और अगर आप इस तरह बोल ली है बर्ड्स फ्लाई तब भी ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब से आपका काम जो है वो बन रहा है, ठीक है ना। आपने एक कंप्लीट मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह सिट, मैं बैठती हूँ, ठीक है, मैंने अपनी एक सिचुएशन बता दी, मैं बैठती हूँ, ठीक हो गया। अब ये बताना आई सिट ऑन द चेयर, आई सिट ऑन द फ्लोर, ओके, और जो मैं ना बताऊं तब भी ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है, ठीक है ना। ये अपने आप में एक वसी जो है वो टॉपिक है, जिसको इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्ब की टाइप होने के नाते मैं इसे जनरली एक्सप्लेन करूँगी। These verbs are used to show ability, possibility, permission, request and necessity. ये वो अल्फाज होते हैं जो कि सेंटेंस में किसी की काबिलियत शो कराने के लिए, या कोई मुमकिन चीज़ बताने के लिए, या इजाज़त मांगने के लिए, या फिर कोई रिक्वेस्ट यानी कि इल्तिजा करने के लिए, या फिर किसी ज़रूरत को बताने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो इनके ज़ाहिर हैं फिर जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम डिफरेंट काइंड के मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। अब ये कौन से अल्फाज होते हैं? कैन, मे, माइट, शुड। चूँकि ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए ये मेन वर्ब नहीं होंगे, बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह मेन वर्ब को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन चूँकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है, तो इनका जो पर्पस है वो चेंज होगा। कोई एबिलिटी शो कराने के लिए होगा, कोई पॉसिबिलिटी शो करेगा, कोई परमिशन शो करेगा, कोई रिक्वेस्ट शो करेगा, और कुछ जो है वो नेसेसिटी या नीड को शो करेंगे, ठीक है। और ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब की तरह मेन वर्ब से पहले यूज़ किए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं बोलती हूँ आई एम डूइंग होमवर्क, आई कैन डू होमवर्क,
उस सूरत हाल में जब आप मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में यूज़ करेंगी तो मेन वर्ब हमेशा आपका फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में होना चाहिए। हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आपकी वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म यूज़ होती है, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं यूज़ होती। लाइक इफ़ आई से आई कैन डूइंग होमवर्क, सो दिस इज़ द रॉन्ग सेंटेंस, बट इफ़ आई से आई कैन डू होमवर्क, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। और यहाँ पर कैन जो है वो एबिलिटी को भी शो कराता है, ठीक है, परमिशन वगैरह के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी वगैरह के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। चलिए, फ्रेजल वर्ब्स, दो लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ ये एक टाइटल है, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अस एन इनकम्प्लीट मीनिंग। फ्रेज लफ्ज़ों का वो ग्रो होता है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का वो ग्रुप होता है जो कि सेंटेंस में तो आपको एक कंप्लीट मीनिंग देगा, लेकिन अगर आप इसे सेंटेंस के बिना यूज़ करेंगी तो ये आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस इनकम्प्लीट मीनिंग। एंड व्हाट अबाउट वर्ब? वी नो वेरी वेल, वर्ब शोज एक्शन, ठीक है। तो आप टाइटल को ज़रा देखें तो इट्स मीन के इन्हीं के बारे में बात हो रही है, ठीक है। These are multi words expression that give new meaning to simple verbs। ये मल्टी का मतलब कसीर, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज। ये दो से ज़्यादा अल्फाज से बनने वाले फ़िक्रे होते हैं जो कि सिंपल वर्ब को नए मायने दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल चेक इन दाखिल होना, टेक ऑफ रवाना होना, टर्न ऑन खोलना। तो ये अपने मीनिंग से हटकर मीनिंग देते हैं, ठीक है। और वो मीनिंग भी लिटरल नहीं होते बल्कि फिगरेटिव होते हैं, ठीक है ना। एज इट इज़ मायने नहीं देता बल्कि कुछ डिफरेंट मायने देता है, ठीक है। रिमेंबर, हर एक्शन वर्ब डायनेमिक वर्ब होता है, ठीक हो गया ना। बट हर डायनेमिक वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब नहीं होता। समझ में आ रही है बात? क्योंकि डायनेमिक वर्ब जो होता है उनमें ये वो एक्शंस को सेंटेंसेस में शो करते हैं जिनकी प्रॉपर क्लियर बिगनिंग एंड एंडिंग होती है, और इसके अलावा ये उन कामों को भी शो करते हैं जो कि होते हैं, खुद ब खुद होते हैं, इसमें किसी इंसान का एक्टिवली रोल नहीं होता। जैसे कि द प्लांट्स आर ग्रोइंग, पौधे बढ़ रहे हैं, या इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। तो इसमें कोई भी एक्टिवली रोल नहीं प्ले कर रहा, ठीक हो गया ना। बट एक्शन वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो कि सेंटेंस में उसमें किसी काम करने वाले का एक्टिवली रोल होता है। डायनेमिक वर्ब, यही वाली बात मैं अगेन रिपीट करूँगी, हर एक्शन वर्ब डायनेमिक वर्ब होता है बट हर डायनेमिक वर्ब एक्शन वर्ब नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए डायनेमिक वर्ब को थोड़ा सा एक्शन वर्ब से अलग कंसिडर किया जाता है, तभी मैंने इसको 8 टाइप के तौर पे अलग से प्रेजेंट किया है। Stative verbs. State are stative verbs. These verbs show feelings, conditions and states. ये वो वर्ब्स होते हैं जो कि सेंटेंस में नाउन के एहसासात, उसके हाल को जो है वो बयान करते हैं, ठीक है। अब ये देखें तो स्टेटिव वर्ब जो है वो टोटली ऑपोजिट है एक्शन वर्ब और डायनामिक वर्ब से, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों एक्शंस को जो है वो शो करते हैं, जबकि स्टेटिव वर्ब जो है वो उसमें ये किसी भी एक्शन को जो है वो शो नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग को जो है, फीलिंग्स, कंडीशंस को जो है वो शो करते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, नो, विश। Importance of verb. Every sentence needs verb to give complete meaning, as we know. देखें,
वीडियो में वर्ब की फंक्शंस, वर्ब के टाइप्स पढ़ने के बाद आई होप सबको समझ आ गई होगी कि वर्ब की हमारे सेंटेंस में जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए जो है वो वर्ब को हमने लगाना ही है, वो नॉन एक्शन सेंटेंसेस हो या भले ही वो एक्शन सेंटेंसेस हों। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू द कोर ऑफ कम्युनिकेशन, यही हमारे सेंटेंस की एक असल बुनियाद है। ठीक है ना, एवरीथिंग एल्स जस्ट एड्स द डिटेल, बाकी चीज़ों को हम डिटेलिंग देने के लिए ऐड करते हैं। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो डिटेल देने के लिए भी काम आते हैं। ठीक हो गया, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।